वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजम एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, डॉबर्नियस ट्रायड्स क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ना ये 1800 के टाइम था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे एलिमेंट्स थे मगर बहुत कम थे। कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम पे? सिर्फ 30 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट लोग थे, तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी, जितने भी मौजूद है उस टाइम पे, तो उस एलिमेंट्स को कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो फिलहाल अभी के स्टेज में फिलहाल तो 118 एलिमेंट्स है और उस टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स था। तो स्टॉप। तो जैसे टाइम बढ़ता गया तो नए नए एलिमेंट्स मिलते गए और साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज करें, क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोग ये जो एलिमेंट्स हैं उनको ठीक से अरेंजमेंट कर सके। ओके, तो फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स साइंटिस्ट को मिले कि कुछ कुछ एलिमेंट्स मिले मेटल्स वाले मिले, कुछ कुछ एलिमेंट्स मिले नॉन मेटल्स वाले मिले और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, जैसे कि मेटलॉइड्स। ओके, अभी उस टाइम पे ना साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर्स। डॉबर्नियर्स उस टाइम पे साइंटिस्ट थे, उनका उस कौन से 1817 में वो उन्होंने ऐसा बताया कि है ना हम लोग जो एलिमेंट्स जो मिले हैं उनको है ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन द ट्रायड। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिया और 3 एलिमेंट्स को ना उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो increasing order of the atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 elements। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, जैसे कि एलिमेंट है लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का है 39.1। तो इनका अर्थमेटिक मीन यानी क्या, 6.9 प्लस 39.1। देखो यहाँ पे उन्होंने किया है 6.9 प्लस 31.1, उसका अर्थमेटिक मीन आता है 23। ठीक है, तो वो किससे इक्वल है, जो बीच का जो एलिमेंट है सोडियम उसके साथ इक्वल हो गया। ओके, बाद में उन्होंने ये देखा कि है ना, और एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो फर्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1। ओके, और बेरियम का है 137.3। तो इन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है, देखो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या है, 88.7 आ गया। ओके, और वो देखो 88.7 लगभग इक्वल है किसके एटॉमिक मास के साथ, स्ट्रोंशियम के साथ। यानी देखो जो बीच वाला जो है एटॉमिक मास उसके साथ देखो ऑलमोस्ट 0.1 का फर्क है। तो ऐसा ये तो एग्जैक्ट आ गया, ये और ये एग्जैक्ट आ गया, ये वाला जो है और ये जो है देखो 0.1 का फर्क है। ठीक है, और जैसा और आगे देखेंगे, जैसे कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फर्स्ट वाला है क्लोरीन, लास्ट वाला है आयोडीन। इसका और इसका ऐड करेंगे, देखो ऐड किया तो 81.2। तो यहाँ पे देखो 81.2 और यहाँ पे 79.9। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फर्क आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स में ना फर्क बढ़ते गया, यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा 0.1 का फर्क है, यहाँ पे थोड़ा 0.1 से ज़रा ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट्स में थोड़ा सा जो अप्रोक्सीमेटी थी वो थोड़ी सी बढ़ती गई। ओके, फिर हम देखते हैं आगे वाला। यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह हुआ कि ना ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू डॉबर्नियस ट्रायड्स। तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे ना, तो सब एलिमेंट्स को वो जो डॉबर्नियस जो थे ना, तो वो क्लासीफाई नहीं कर पाए ठीक से। मगर एक बात है कि भले ही डॉबर्नियस ने
क्लासीफाई नहीं कर पाए, मगर फिर भी हम लोग को अभी भी उनके सिलेबस में, अपने सिलेबस में ये उनका डोमिनेंस ट्रायल्स का ये है, कंसेप्ट है। क्यों? तो सिर्फ एक ही बात ये है कि ना, उन्होंने डोमिनेंस ने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, और यही मेन कंसेप्ट है और यही मेन फंडा है कि जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने भी फिर एटॉमिक मास के बेसिस पे हर एक एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो यही मेन कंसेप्ट था। फिर आगे आए न्यूलैंड्स जो है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है 1866 में। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक अलग तरीका था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। उन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने ये अरेंजमेंट करना चालू कर दिया। ओके, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास ही वो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये किया, अरेंजमेंट करना चालू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट था कौन सा था, हाइड्रोजन, और लास्ट वाला जो एलिमेंट था थोरियम। उस टाइम पे लास्ट वाला एलिमेंट उनको थोरियम मिला था, इसलिए लास्ट वाला एलिमेंट उनका थोरियम था और फर्स्ट वाला एलिमेंट था हाइड्रोजन। ओके, ही फाउंड, उनको ऐसा पता चला कि he found that every 8 element has properties similar to those of first। तो उनको ऐसा लगा कि ना, जो लास्ट का जो एलिमेंट है, 8th एलिमेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच हो रही थी किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। जैसे कि सोडियम इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम। सोडियम, देखो ये सोडियम है, ये इसका लिथियम का 8th एलिमेंट है। कैसा, जैसे कि लिथियम समझो, लिथियम है तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम का 8th एलिमेंट है सोडियम। ऑल्सो, और एक बात है कि ना, मैग्नीशियम शोज सिमिलरिटीज टू बेरिलियम। देखो मैग्नीशियम की जो भी प्रॉपर्टीज है वो बेरिलियम से मैच हो रही थी। ओके, तो और क्लोरीन शोज सिमिलरिटीज विद द फ्लोरीन, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन उसकी भी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लोरीन से मैच हो रही थी। ओके, देखो ये फर्स्ट है और ये 8th एलिमेंट इसका है, ये फर्स्ट, इसको समझो 1 पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये 8th एलिमेंट हुआ इसका फर्स्ट का। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। तो ऐसा उन्होंने अरेंज किया। न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलरिटीज विद द ऑक्टेव, और न्यूलैंड्स को ऐसा लगा कि ना, अरे ये तो ना जो सुर होते हैं, ऑक्टेव्स होते हैं, जैसा कि इंडिया में 7 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, ये 7 सुर है। मगर वापस अगर सा रे ग म प ध नी सा, तो देखो सा और सा मैच हो रहे। तो जैसा फर्स्ट और 8th एलिमेंट मैच होते हैं, तो वैसे ही फर्स्ट सुर और लास्ट सुर जो 8वां सुर है वो मैच होता है। तो वैसे उनके टाइम पे जो इंग्लिश में जो 7 सुर है वो है डो रे मी फा सो ला टी, वापस डो, जैसे कि वापस सा आता है तो वैसे वापस डो आता है, डो रे मी फा सो ला टी डो। तो देखो डो और डो अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका लास्ट एलिमेंट, डो अगर फर्स्ट ऑक्टेव है, फर्स्ट सुर है, तो 8वां सुर भी डो ही आता है। तो उनको ऐसा लगा कि ना, ये अगर इसके कैरेक्टर से और इसके साथ भी मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये है ना, गाने के सुर से भी मैच हो रहे हैं, सा रे ग म प द नी सा। तो देखो, तो उनको ऐसा लगा कि ना, ये इसके जो जैसे इसका सुर और इसका सुर मैच होता है, तो जैसे इसके प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी भी मैच होनी चाहिए। तो Newlands compared the similarities with the octave, he called the similarities between in the 8th and the first element as the law of octave। तो उनको ऐसा लगा कि यार जैसे कि
इनके प्रॉपर्टीज भी मैच होते हैं तो इनके सुर भी मैच होने चाहिए। तो उन्होंने देखो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखो सुर मैच हो रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, देखो सुर मैच हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा बता दिया कि ये एक लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। प्रॉब्लम आगे आया कि है ना कुछ लिमिटेशंस आए, न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उनमें लिमिटेशन आए। लिमिटेशन ये आए कि है ना दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ है ना कैल्शियम तक ही इसका ये चल रहा था। न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन टेबल 7/8 एंड दैट इज 56 एलिमेंट्स इन 56 बॉक्सेस। तो ये देखो 7/8 जो 56 एलिमेंट्स 56 बॉक्सेस थे, तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ना वो 56 बॉक्स में ज़बरदस्ती डाला गया। अरे ये एलिमेंट बचा है, चलो इसको भी डाल दो, ये एलिमेंट बच गया, चलो इसको भी डाल दो। तो ऐसा न्यूटन्स ने ऐसा नहीं किया कि अरे यार चलो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है इनके साथ, उसके ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट के साथ नहीं मैच हो रही है, तो फिर चलो इसको जरा साइड में रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने कैसे किया कि जो 8th एलिमेंट था, सॉरी जो भी एलिमेंट जो बचा हुआ था, रिमेनिंग था जो भी एलिमेंट था, तो उसको ज़बरदस्ती एक कोई बॉक्स में डालने का काम किया। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि न्यूटन प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। तो न्यूटन ने क्या किया, ज़बरदस्ती 2 एलिमेंट्स को, ये एक बॉक्स है तो ये बॉक्स में ज़बरदस्ती 2 एलिमेंट्स को डाल दिया। यहाँ पर भी एक बॉक्स है, यहाँ पर भी ज़बरदस्ती एक बॉक्स में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, सीशियम एंड लैंथेनियम। तो कोबाल्ट और निकल देखो, ये कोबाल्ट और निकल जो एलिमेंट्स हैं उनको जबरदस्ती डाल दिया, एक बॉक्स में फिट कर दिया। सीशियम और लैंथेनियम इसको भी डायरेक्ट एक बॉक्स में फिट कर दिया जबरदस्ती। मोर एवर ही प्लेस सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा एलिमेंट जिसका जो प्रॉपर्टीज है, जिसकी खासियत कुछ अलग है, उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल अंडर द नोट डू। देखो कोबाल्ट और निकल को डू में डाल दिया, कोबाल्ट और निकल को डू में डाल दिया। या कोबाल्ट और निकल ये क्या है, कोबाल्ट और निकल ये तो मेटल है, और ये देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये हैलोजन है। तो हैलोजन और मेटल का कोई संबंध नहीं है, फिर भी न्यूटन ने क्या किया कि कोबाल्ट और निकल को ये जो हैलोजन है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन इनमें डाल दिया, इनके जबरदस्ती इसके ग्रुप में डाल दिया। जबकि कोबाल्ट और निकल के जो प्रॉपर्टीज है किसके साथ मैच हो रहे थे, आयन, क्योंकि कोबाल्ट और निकल ये एक मेटल है और Fe वो भी एक मेटल है, तो मेटल को मेटल के ग्रुप में होना चाहिए। मगर उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट और निकल को हैलोजन में डाल दिया, और जबकि ये जो कोबाल्ट और निकल को आयन के साथ रखना चाहिए था, तो आयन से एकदम अलग रख दिया। और ये जो आयन है Fe, तो ये जो आयन है मेटल है, तो फिर उनको जो ऑक्सीजन और सल्फर, ये ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ग्रुप में डाल दिया किसको, आयन को। तो ऐसा कंसेप्ट था कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी, तो उनको ऐसे ग्रुप में डाल दिया जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। तो ऑल्सो न्यूलैंड octave did not have the provision to accommodate the newly discovered elements। तो न्यूलैंड के पास कुछ और खास ऐसा कोई ये नहीं था, कंसेप्ट नहीं था कि वो जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, नए जो एलिमेंट्स मिल रहे थे, तो उनको किसके अंदर डाले, प्रॉपर किसी टेबल के अंदर डाले, वो उनके पास कोई प्रोविजन नहीं था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर और ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये जो नेक्स्ट ये जो नए जो एलिमेंट्स आ रहे थे, नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे ना, तो न्यूटन के पास उसका कोई जवाब नहीं था कि ये एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको रखे कहाँ, तो ये उनके पास जवाब नहीं था। ओके, थैंक यू।